अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास फोर्स एंड मोशन के बारे में होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है और ये इसकी टाइप्स वगैरह जो भी इसमें आएगा, डिस्टेंस, स्पीड, ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट और इनके यूनिट्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, मोशन का यूनिट क्या है, ये सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है, इससे पहले हमें ये दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी हम इस लेसन में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स का यूनिट क्या है, रिलेशनशिप क्या है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फोर्स। पुश एंड पुल मेक्स द थिंग्स मूव। किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना यानी अपनी तरफ खींचना या धकेलना जो है चीज़ों को, वो चीज़ों को मूव कैसे करवाया जाता है, या उसको धकेला जाता है या अपनी तरफ खींचा जाता है। ग्रेविटी इज़ द अर्थ पुल ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अर्थ का जो पुल है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, अर्थ का वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट स्टॉप इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो बिल्कुल भी स्टॉप ना हो अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो रुक जाती है, यानी अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगी ही नहीं। पुश एंड पुल, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, पुश और पुल जो है यानी अपनी तरफ खींचना और धकेलना जो है, और ये जो ग्रेविटी और फ्रिक्शन है ये हमारे पास इसकी फोर्स की एग्जांपल्स है। ये जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, हाईलाइट करवा रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है, फोर्स कैन, अब यहाँ पे उन्होंने हमें फिगर दी हुई होगी, मेक द थिंग्स एट रेस्ट मूव। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है फोर्स की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी चीज़ें जो रेस्ट पे उनको मूव करवाता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है, मतलब मूव होने से। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज कर देता है फोर्स। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स यूज़ होती है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए फोर्स यूज़ करते हैं। फोर्स है क्या, ताकत। ठीक है, पुश और पुल को कहते हैं। फोर्स मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव, अब ये इस अलमारी को धक्का लगा रहे हैं, एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरह ये एक लड़का है जो ट्रॉली लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये भी उसको पुश कर रहा है, तो उस पर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। फोर्स स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल देखें मैच, तो उसमें जो फुटबॉल फेंकते हैं और जो कीपर होता है वो बॉल को पकड़ता है, तो वो क्या करता है, उसकी फोर्स लगी है, उसकी ताकत लगी है और उसने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया है। इसी तरह फोर्स चेंजेस द स्पीड। अगर एक टायर है, उसके साथ अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसको जब धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, फोर्स की वजह से उसकी स्पीड जो है वो कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। और शेप कैसे किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, आप उसको प्रेस करें, फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से फोर्स जो है यूज़ होती है चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चेंज इन स्पीड। स्पीड में कैसे तब्दीली आती है। कंसीडर यू आर मूविंग बाय अ बाईसाइकिल एट सर्टेन स्पीड। कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें कि आप एक बाईसाइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, एक ख़ास रफ्तार से। इफ़ योर फ्रेंड पुश द बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, अगर आपका जो दोस्त है वो पीछे से आपको साइकिल को पुश करे, तो द स्पीड ऑफ योर बाईसाइकिल विल इंक्रीज एंड इट विल मूव फास्टर। तो आपके बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और तेज़ी से मूव करेगा। इफ़ ही पुल्स योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, और अगर आपके साइकिल को पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींचे, ठीक है, द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल विल डिक्रीज एंड यू विल मूव स्लोअर। तो जो बाईसाइकिल की स्पीड है वो स्लो हो जाए और आप कम हो जाए और आप आहिस्ता से मूव करो, तो आपका बाईसाइकिल जो है वो आहिस्ता से मूव करे। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए, कैसे, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, अगर फोर्स भी उसी तरफ को लगाई जाए तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी।
If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion of object, its speed decreases. और अगर कोई भी चीज़ जो है ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि किस साइड को वो चल रही है, अगर उसके ऑपोजिट साइड को उसको खींचा जाए तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपने जो अंडरलाइन है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अप्लाई करें फोर्स को तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है चेंज इन डायरेक्शन इन अ क्रिकेट मैच व्हेन द बाउलर थ्रोज बॉल टुवर्ड्स बैट्समैन। जब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा उसमें जो बाउलर है वो बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंकता है, ही हिट्स द बॉल, वो बॉल को हिट करता है बैट से। इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज चेंज। इस तरह उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। कैसे? बाउलर ने उसकी तरफ फेंका और उसने वापस उसको बैट से पुश किया, बॉल को हिट किया और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो चेंज हो गई। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन ऑन मूविंग बॉल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो फोर्स बैट्समैन ने लगाई थी मूविंग बॉल पे उसको हिट करके, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई। यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन। द सिंबल ऑफ यूज्ड फॉर न्यूटन इज एन। इसका सिंबल आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आइंदा भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलें। वेट इज़ अ फोर्स। जो वेट है, वज़न है, वो भी एक किस्म की फोर्स है। इन फैक्ट इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। द सिंबल यूज फॉर वेट इज़ डब्ल्यू। और वेट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हमारे पास W है, स्मॉल w, ठीक है। आपने कैपिटल नहीं लिख देना। और न्यूटन का जो N है वो कैपिटल रखना है, ठीक है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड g इज़ द एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा कि मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और g जो है हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। Due to gravity having value 10 Newton per kilogram, then we can expressing weight as। अगर हमारे पास m mass है ऑब्जेक्ट का और g जो है वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, तो हमारे पास 10 न्यूटन पर kg जो है हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है। देन वी कैन एक्सप्रेस वेट एज। तो वेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? W इज इक्वल टू mg। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑफ फोर्स, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स या जो भी आप उनको कहते हैं न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो आपको आ सकते हैं। द वेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन 1। अगर हमारे पास वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास वेट जो है मास जो है वो 1 kg है, ठीक है। यहाँ पे 1 kg लिख दिया। और हमारे पास जो g था वो यहाँ पे हमें दिया हुआ था, ठीक है। g जो है इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ये दी हुई थी हमें, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करके हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 10 1 10 होता है, ठीक है। तो 10 kg जो है ये हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी और वापस हमारे पास न्यूटन रह गया। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन इसका आंसर आ गया। ये आपको इसलिए समझाया गया कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम या फिर न्यूमेरिकल कोई आए तो आप इजीली कर सकें। दस द वेट ऑफ 1 kg मास ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन। वेट ऑफ 1 kg मास, 1 किलोग्राम मास का जो वेट है अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन है, ठीक है। इट मीन्स वेट ऑफ 1000 ग्राम मास इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 ग्राम होगा मास तो 10 न्यूटन हमारे पास फोर्स होगी। द वेट ऑफ 100 ग्राम मास इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम मास का 1 न्यूटन हमारे पास वेट होगा। द स्टैंडर्ड 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट द अर्थ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम। स्टैंडर्ड 1 न्यूटन फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? एक मिनट हाईलाइट कर दें, वो किसके इक्वल है? फोर्स के, जो अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट
के ऊपर फोर्स लगा रही है जिसका मास 100 ग्राम होगा। तो इसके साथ ही नीचे उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बस जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। W=mg, ये देखें वही वाला फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 5 kg मास और वही 10 न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। G और A दोनों लिख सकते हैं एक्सेलरेशन में, लेकिन ये ड्यू टू ग्रेविटी है तो इस वजह से ये G लिखेंगे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्योंकि। तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है 5 × 10 तो 50 न्यूटन हो गया। किलोग्राम किलोग्राम से कट हो गया क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो 50 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है, न्यूटन द यूनिट ऑफ फोर्स। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन का जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन है फोर्स का, ठीक है। और इसको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसको हाईलाइट कर लेना है आपने या अंडरलाइन कर ले अपनी पेंसिल से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाती रहती हूँ साथ। ये या तो आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन। इसका न्यूटन नाम क्यों रखा है इस यूनिट का, क्योंकि वो साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन था, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा। ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैज़ अ वेट ऑफ अबाउट 1 न्यूटन। ज़मीन पर एक बॉडी जिसका मास 100 ग्राम है उसका वेट जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मीडियम साइज एप्पल हैज़ अ मास अबाउट 100 ग्राम। एक मीडियम साइज सेब को अगर हम लेते हैं तो उसका मास 100 ग्राम होगा। द ग्रेविटेशनल पुल ऑन दिस एप्पल इज़ 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है उस सेब के ऊपर ज़मीन का, वो हमारे पास 1 न्यूटन है तकरीबन। दैट इज़ इट्स वेट इज़ 1 न्यूटन, और उसका वेट जो है वो फिर 1 न्यूटन होगा। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर ग्राम है, पर किलोग्राम है, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर ईच किलोग्राम ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो का जो भी मास है उसके उस ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस वो क्या करेगा कि उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, एक मिनट इसको हाईलाइट कर लें आप, क्योंकि ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है डिफाइन करने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन में एज अ एमसीक्यूज भी आ सकती है। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल एक्सेलरेशन जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसको आप उसे से W=mg से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद है मेजरिंग फोर्स क्या होती है। फोर्स इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फोर्स मीटर। फोर्स को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फोर्स मीटर हम बोलते हैं, उसके साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। द फोर्स मीटर इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस, ये एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स का होता है, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एक इसकी टाइप ये है और दूसरी है कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है। इन एन एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ पुलिंग फोर्स एक्ट ऑन इट्स एक्सटेंशन इट स्ट्रेचेज एंड पॉइंटर मूव्स अलोंग द स्केल। जो हमारे पास एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, जब उसको हम पुल करते हैं फोर्स की वजह से उसकी एक्सटेंशन वो एक्सटेंस हो जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रेच करता है और पॉइंटर जो होता है इसके ऊपर वो मूव करता है स्केल के अलोंग, ठीक है, शोइंग द वैल्यू ऑफ फोर्स। और उसकी वजह से हमें फोर्स की जो है वो वैल्यू पता चल जाती है जब वो सुई घूमती है। इन द कंप्रेशन स्प्रिंग इट स्प्रिंग कंप्रेसेस व्हेन अ पुशिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस जो है, इसका स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है और वहाँ पे पुशिंग फोर्स जो है उस पर लगती है। तो यहाँ तक आज का रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बिटवीन जो है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड मोशन, ठीक है। फोर्स और मोशन क्या है। फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव। किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मूव्स एंड कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वो थोड़ा सा मूव करती है
और थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है जिस डिस्टेंस में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया था। अगर हमने आगे की तरफ धकेला होता है तो वहाँ को मूव करती है जहाँ पे हमने फोर्स को अप्लाई किया जिस तरफ। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो इट मूव्स। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें बताती है कि वो किस स्पीड के साथ चल रहा है, स्लो से चल रहा है स्पीड से या फास्ट, और उसकी कितनी रफ्तार है ये भी वो हमें बताता है, स्पीड, ठीक है। इफ़ यू ड्राइव योर व्हीकल एट ग्रेटर स्पीड, अगर आप अपने व्हीकल को ज़्यादा स्पीड से जो है चला रहे हैं, यू विल मूव फास्ट एंड कवर मोर डिस्टेंस इन गिवन टाइम, तो आप ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, फास्टली मूव कर रहे हैं। और इसका रीज़न, इसकी हमारे पास क्या आउटपुट होगा कि इसके ज़रिए हम जब तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है हम कवर करेंगे इन अ गिवन टाइम। इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल एट स्लोअर स्पीड, और अगर हम व्हीकल को कम स्पीड पर चलाएंगे, कम रफ्तार से चलाएंगे, तो हम एक गिवन टाइम में जो है डिस्टेंस जो है वो लेस कवर करेंगे, ठीक है। मतलब 10 मिनट है हमारे पास, अगर टोटल गिवन 10 मिनट्स हमें दिए गए हैं और इसमें हमने अगर फास्ट ड्राइव किया तो ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं 10 मिनट्स में, और उन्हीं 10 मिनट्स में अगर हम स्लो स्पीड पे चलेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कम कवर होगा। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास जो स्पीड है वो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है हमने पर यूनिट टाइम के, एक गिवन टाइम में हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास इसका है जी फॉर्मूला, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दिस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 उन्होंने कर दिया, रिवील्स दैट स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। इससे हमें ये पता चला है कि स्पीड जो है ये डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है उसका पर यूनिट टाइम जो है उसको ये उसका मेजर है ये, ठीक है। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज डिनोटेड बाय एस, अगर जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इसको इन्होंने आपने इसके ना सिंबल जो है वो अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। डिस्टेंस का जो सिंबल है वो एस है, कैपिटल एस, ठीक है। स्पीड जो है वो वी है, स्मॉल वी, ये आपने कैपिटल स्मॉल में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। टाइम जो है उसको टी से, स्मॉल टी से हम करते हैं रिप्रेजेंट। अगर आप कैपिटल टी लिखेंगे तो वो तो टेम्परेचर का होता है, ठीक है, इसलिए आपने स्मॉल टी लिखना है टाइम के लिए। तो इक्वेशन जो है वो सिम्बॉलिकली हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। v हमारे पास स्पीड है, s डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर। हमारे पास स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोमीटर या मीटर है, ठीक है। बाय द यूनिट ऑफ टाइम आवर्स और सेकेंड्स, द यूनिट ऑफ स्पीड इज देयर फॉर किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड का यूनिट है वो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, और इस तरह जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड आपने अच्छे से याद रखना है, और इसको हम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें आप लोग, ठीक है, हाईलाइट कर लें। जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ इनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड की कितनी किस्में हैं, कितनी इकसाम हैं, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी टाइप्स को। तो हमारे पास जिस स्पीड की टाइप्स 3 हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। इनको हम आज डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। If an object travels the same distance in the same intervals of time, its speed is called uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ही सेम डिस्टेंस है और सेम टाइम में वो उसको ट्रैवल कर रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये हमारे पास एक उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसका ये टाइम है और ये स्पीड है। एक ही स्पीड से और उसी टाइम से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये हमारे पास एक जैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म को हम सेम स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, इफ अ व्हीकल कवर 70 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। अगर एक व्हीकल ने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 घंटे में, और 70 किलोमीटर उसने दूसरे घंटे में किया है, और थर्ड घंटे में भी उसने 70 किलोमीटर किया, तो उसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। कहीं पे उसने स्पीड ज़्यादा या कम नहीं की, ठीक है, एक ही टाइम में उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारे पास एक 70 किलोमीटर पर आवर वो ट्रैवल कर रहा है और ये हमारे पास उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। उसके बाद है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड क्या है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक गाड़ी जो है वो ट्रैवल कर रही है, मुख्तलिफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो, लेकिन टाइम जो है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसकी स्पीड क्या कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड कहलाएगी।
इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन फर्स्ट 1 आवर, ठीक है, उसने 1 घंटे में 55 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और 64 किलोमीटर उसने सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में उसने 64 किलोमीटर किया है, तीसरे घंटे में उसने 75 किलोमीटर किया है कवर। तो ये जो है इसकी वेरिएबल स्पीड होगी, डिफरेंट स्पीड होगी, यानी उसने एक जैसी स्पीड नहीं रखी। यहाँ पे इसका ग्राफ है टाइम और डिस्टेंस, इसने वेरिएबल स्पीड से किया है, यानी कहीं पे इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, कहीं कम हो गई है, तो इसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। उसके बाद है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी ड्यूरिंग द टोटल टाइम इट हैज़ मूव। टोटल टाइम जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत उसकी वेरिएशन आ जाती है जब वो मूव कर रही है, ठीक है। द एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्स बाय द टोटल टाइम इट टेक्स टू कवर दैट डिस्टेंस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टाइम में किया है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप इसको हाईलाइट कर लें, और इसका जो फॉर्मूला है आपने इसको अच्छे से कर लेना है याद, जहन नशीन कर लेना है, कोई इसके वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। एवरेज स्पीड है, इसके ऊपर आप लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितने टाइम में किया, उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है, और अगर आपको प्रॉब्लम समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वो आपको सॉल्व करके दिखाने वाली चीज़ होती है, वो आपको ऐसे नहीं की जा सकती बल्कि वाइट बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज अ मैन ट्रेवल्स 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो फोकस करने वाली चीज़ है वो इसकी है डायग्राम, ठीक है। आपने डायग्राम को देखना है पहले। अब वो कह रहा है कि एक मैन जो है वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। पॉइंट ए है ये, ए से बी तक उसने 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 15 मिनट फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक उसने कितना कवर किया डिस्टेंस? 15 मीटर। एंड फाइनली 10 मीटर फ्रॉम सी टू डी, और सी से डी तक उसने 10 मीटर किया है। इन दिस वे ही कवर डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर, और इस तरह उसने 35 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो डिस्टेंस है 10 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर, तो ये हमारे पास 35 मीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, डिस्टेंस तो हमने देख लिया कि उसने यहाँ से इधर तक उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ट्रैवल किया है, तो हमारे पास 35 मीटर उसने टोटल ट्रैवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट हम जिसको कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको आपने हाईलाइट कर लेना। ये आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टकट को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओह, ये आपको क्या कर दिया मैंने? अच्छा, इसको आप हाईलाइट करें, किसी सही वाले कलर से करके देती हूँ, आपको नज़र तो आए। हाईलाइट ओह, ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, इसको आप ये रह नहीं देते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। तो उसके बाद है इन अबव एग्जांपल 35 मीटर इज द डिस्टेंस अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट डी बाय बी, ठीक है। इसमें ये तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस था कि एक शख्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 35 मीटर का। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट डी था, और बी से होते हुए वो ऐसे गया है, ठीक है, बी और सी से होते हुए। बट इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ए से सीधा डी तक जाएगा शॉर्टकट, और ये 15 मीटर होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए और डी वाली लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या था? 35 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 15 मीटर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो इसको हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस चैप्टर 8 को हम डिस्कस करने जा रहे थे। अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं लिए तो आप उनको ले लें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये हमारे पास फोर्स को कैटेगराइज किया गया है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट with other objects and bring about necessary changes। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो सिर्फ तभी एक्ट करती हैं जब ऑब्जेक्ट्स के साथ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, टच करते हैं हम उसको, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ताकि उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ सके।
एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, सबसे पहले पुश एंड पुल के किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है कि उनको हम टच करते हैं, फिजिकली टच में है। फॉर पुशिंग अ बॉक्स अहेड एंड पुलिंग अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, या फिर एक रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए उनके साथ। हम हाथ में पकड़ते हैं तो ये करते हैं ना, कॉन्टैक्ट में है हम। फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज अप्लाइड, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या पुल करते हैं तो उसके लिए मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है एनिमल्स या ह्यूमंस की, जो अप्लाई की जाती है उस पर। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, हमारे पास जो मस्कुलर फोर्स है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, व्हेन अ बॉय स्टॉप्स पैडलिंग, एक साइकिल एक लड़का चला रहा है, लेकिन जब वो पैडलिंग करना बंद कर देता है, पैडल को पे जो पाँव चला रहा होता है वो बंद कर देता है पैडलिंग, द बाईसाइकिल फेसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन इट्स टायर्स एंड द ग्राउंड स्टॉप्स टू मूव, तो उसके टायर के और जो हमारे पास ज़मीन है, रोड है, उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको करती है, उसके मूवमेंट को स्टॉप कर देती है, यानी उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो रगड़ पैदा होती है और वो रुक जाती है। The frictional force is produced due to contact with tires of bicycle and the ground. Frictional force जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाईसाइकिल जब ग्राउंड के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज देयरफॉर अ कांटेक्ट फोर्स, तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है कि उसकी रोड के साथ जो है कांटेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल फोर्स क्या है, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनको लिफ्ट करने के लिए फोर्स रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। सच अ फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स लाइक क्रेन्स, ऐसी फोर्सेस जो हैं वो कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स के ज़रिए, जैसे कि क्रेन, ठीक है। क्रेन को आपने देखा होगा, उसके ज़रिए बहुत हैवी चीज़ें जो है वो लोड की जाती हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, और वो फोर्स जो मशीन के ज़रिए एक्सर्ट की जाती है, दी जाती है, वो हमारे पास मैकेनिकल फोर्स होती है। मशीन्स डू नॉट प्रोड्यूस फोर्स बाय देमसेल्व्स, मशीन्स जो हैं वो अपने खुद से प्रोड्यूस नहीं करती फोर्स, दे नीड एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज टू प्रोड्यूस फोर्स, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, ठीक है, ताकि वो फोर्स को प्रोड्यूस कर सके। फॉर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए द ऑब्जेक्ट एंड द क्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, क्रेन और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उनको एक कांटेक्ट में आना पड़ता है, एक दूसरे से टच में आना पड़ता है। क्रेन का स्पेलिंग यहाँ उन्होंने गलत दिया हुआ है, ये वाले स्पेलिंग जो पीछे थे वो बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। Therefore the mechanical force that makes the crane lift the object also a contact force, तो वो मैकेनिकल फोर्स जो ये करती है कि क्रेन जो है वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही है, वो फोर्स जो लग रही है उसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अगले लेक्चर में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और आई थिंक ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नहीं बल्कि इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी है, तो उसको भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट, कुछ फोर्सेस जो हैं ये इन्वॉल्व नहीं करती फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान ताकि वो मूव कर सकें या एक्ट कर सकें। दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, तो वो कैसे एक्ट करेंगे, उनके दरमियान जो स्पेस है उसके ज़रिए वो एक्ट करेंगे। सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इसको आप हाईलाइट कर लें। एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे दो मैग्नेट्स को हम थोड़े फासले पे रखें तो उनके अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो खुद ब खुद उस जो स्पेस है उनके दरमियान उसके ज़रिए वो एक दूसरे से जो है टच में आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या है। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ बुक ऑन द टेबल, एक बुक जो है उसको हमने टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, उसका जो वेट इक्वल टू द वेट ऑफ बुक का जितना वेट है टेबल पे। दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, और इस फोर्स को एक्शन कहते हैं। In response to the action, an equal force is exerted in opposite direction by the table on the book, जितनी फोर्स बुक जो है वो टेबल पे लगा रहा है, ठीक है, इतना ही टेबल जो है वो बुक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बुक पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सच अ रिस्पॉन्डिंग फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन, और वो जो रिस्पॉन्डिंग फोर्स है उसको हम रिएक्शन कहते हैं।
अच्छा, एक्शन और रिएक्शन की एक आपको एग्जांपल देती चलो कि अगर कोई आपके थप्पड़ मारेगा, ठीक है, उसने एक्शन किया और आप बदले में उसके मुंह पे थप्पड़ मारोगे तो वो आपका रिएक्शन था। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको फन के लिए मैंने एग्जांपल दी थी। एक सीरियस जेन्युइन किस्म की एग्जांपल देती हूँ कि आपने कोई भी बॉल ले ले, ठीक है, आपने उसको जोर से फेंका, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, एक्शन लगाया, और वो जितनी दूर तक गई वो उसका रिएक्शन था। ठीक है, किसी भी एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। द स्पेस शटल इंजन पुश आउट हॉट गैसेस एज एन action force and the hot gases exert a reaction force to the shuttle engine which makes the shuttle lift up। स्पेस शटल की एग्जांपल है कि उसके नीचे से जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो नीचे को निकलती हैं, और जो स्पेस शटल है वो ऊपर को मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्शन क्या था, उसके अंदर हॉट गैसेस निकली है, और रिएक्शन क्या था कि वो ऊपर को मूव करेगा। इन अबव मेंशन्ड एग्जांपल्स एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शंस जो हैं ये दो इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। न्यूटन एक्सप्लेन्स दिस काइंड ऑफ फोर्स इन लॉ विच इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने इस फोर्स को एक्सप्लेन किया है और इसको उसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया था। ठीक है, और ये लॉ क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं उसका इक्वल ही रिएक्शन होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक हो गया। तो आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमने देनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, मस्कुलर या ग्रेविटी। तो हमारे पास ये मस्कुलर फोर्स है। द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज। अब हमारे पास दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल के पास भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनके पास फोर्स कौन सी होगी, रिपल्शन होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज स्मॉलर रिएक्शन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक्शन फोर्स हो रही है तो उसके रिएक्शन में जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन होता है स्मॉलर अमाउंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। द अर्थ्स पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ज़मीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पुल फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी है। अ बैटमैन हिट द बॉल बैक टूवर्ड्स द बाउलर। एक बैटमैन जो है वो बॉल को हिट करता है वापस बाउलर की तरफ। विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन। तो फोर्स का कौन सा इफेक्ट जो है यहाँ पे देखा गया है, चेंज ऑफ शेप, यानी शेप का बदल जाना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का बदल जाना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट, या फिर किसी चीज़ का जो है मोशन से, हरकत से रेस्ट कर देना। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है, बाउलर ने बॉल फेंकी है और बैटमैन ने जब उसको हिट किया तो बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से चली गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, न्यूटन एन कैपिटल, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रू है। ठीक है, 1 मीटर जो है ये 1000 किलोमीटर के बराबर नहीं होता, बल्कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नो। मीटर पर सेकेंड स्पीड का है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड, नो। 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, नहीं। डिस्प्लेसमेंट ये सारे जो हैं ये ट्रू हैं, और फॉल्स कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर देखते हैं किस पे है ये,
तो पेज नंबर हमारे पास 98 है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज। ऐसी फोर्स जिसके अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स पुश और पुल हो सकती है कि अब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो फिजिकल कांटेक्ट में आ गई ना, हम उसको फिजिकली टच करके उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, देखते हैं क्या होती है। सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट। कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फिजिकल कांटेक्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं करती, फिजिकल कांटेक्ट को, ठीक है, अपने एक्ट में। तो वो क्या करती हैं, दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो खला है, खाली जगह है, वो उनके ज़रिए जो है एक्ट करती हैं। सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और ऐसी फोर्सेज को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स को हम आपस में थोड़ा फासले पे रखेंगे तो उनके दरमियान जो स्पेस होगी उसके जरिए वो एक्ट करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स पैदा होगी, ठीक है। और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये सारी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है ये देख लेते हैं। Gravitational force is the fundamental force of attraction that exists between any two object with mass। कोई से दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका वजन भी है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसको, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर बुक में ही मौजूद है, उधर से देख लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। तो पेज नंबर 96 पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अबव एग्जाम्पल कह रहे हैं 35 मीटर। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो ना कर सकते, आपको समझाने के लिए मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है कोई, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि 35 मीटर डिस्टेंस था एक इंसान का जो इनिशियल पॉइंट ए से ट्रेवल कर रहा था फाइनल पॉइंट डी की तरफ बी और सी के ज़रिए। बट इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ए से डी की तरफ जो 15 मीटर था। यानी ए बी सी डी इधर से अगर वो घूम के जाता तो उसका फाइनल डिस्टेंस जो था वो 35 मीटर था। लेकिन अगर वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करता है यानी शॉर्टकट लेता है ए से डायरेक्ट डी की तरफ तो वो 15 मीटर बनता है, ठीक है। तो ये लाइन ए और डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आगे है, हम स्पीड को देख लेते हैं, स्पीड की क्या डेफिनेशन है। तो हमारे पास 92 पेज और 93 पेज पे हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट और स्लो इट मूव्स। किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो हमें बताती है कि वो चीज़ जो है वो किस अंदाज से मूव कर रही है, वो स्लो स्पीड में मूव कर रही है या तेज़ स्पीड में मूव कर रही है। इफ़ यू ड्राइव योर व्हीकल एट ग्रेटर स्पीड, अगर आप अपनी गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, ठीक है, यू विल मूव फास्ट एंड कवर मोर डिस्टेंस इन गिवन टाइम। तो आप जो है अगर वो गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं, ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ चलेगी और उससे क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल एट स्लो स्पीड, अगर आप अपने व्हीकल को स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और यहाँ अब इससे क्या होगा कि लेस डिस्टेंस कवर होगा गिवन टाइम में। तो स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि किसी भी दिए हुए वक्त में जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो अगर इसका ये फॉर्मूला देखें तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं और टाइम को t से करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट है स्पीड का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज देयर फॉर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मिनट, आपको ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यूनिट ऑफ स्पीड जो है ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास स्पीड का यूनिट है। तो आज का टॉपिक हमारे पास यहाँ एंड होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।